साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके एंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं। उसी प्रकार आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। साथियों ये प्रश्न आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के साथ मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताता हूं जो इन प्रश्नों से संबंधित होते हैं। तो साथियों आज उसी प्रकार स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो को। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों यदि आपने इस यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली जीके एंड जीएस की क्लास मिल रही है। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें विकल्प दिए हैं आपके लिए कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विकल्प इसका डी हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों इसमें एक विकल्प माउस दिया है। जो माउस होता है साथियों वो आपकी कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। क्या वो इनपुट डिवाइस होती है। और जो कीबोर्ड होता है वो कैसी डिवाइस होती है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। और जो प्रिंटर होता है वो कैसी डिवाइस होती है साथियों, वो आउटपुट डिवाइस होती है। आई बात समझ में नहीं आई साथियों। यानी कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है साथियों इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसें क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइसें क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल कही जाती हैं। अब इसमें क्या है, हार्ड ड्राइव क्या है, एक बाहर से लगाई जाती है। ये कंप्यूटर में एक मेमोरी का हिस्सा होता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि मेमोरी और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि मेमोरी और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए साथियों। विकल्प है आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेमोरी और आकार के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसको बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। अब साथियों मुझे ये बताइए कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी देखते हैं। एक प्रश्न पूछेगा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है, मैं आपको अभी बता रहा हूं साथियों कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कि आकार के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है साथियों, कितने प्रकार के होते हैं हमेशा याद रखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से, इनमें एक प्रकार होता है साथियों कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि सबसे छोटा आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है साथियों। दूसरा होता है इसमें कौन सा, मिनी कंप्यूटर, जो कि माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर। और तीसरा होता है साथियों इसमें कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा होता है साथियों इसमें कौन सा, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब यानी कहने का मतलब है ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे क्या होता है, छोटा होता है और ये सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। कहने का मतलब है आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। अब साथ ही यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो कौन सा था साथियों, ये था परम 8000। कौन सा, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था साथियों, परम 8000। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर बताइए कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था। साथियों अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने चोरा चोरी कांड को वापस ले लिया था साथियों, ठीक है। यानी कि चोरा चोरी कांड के बाद किसको वापस ले लिया था,
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब साथियों मुझे ये बताइए, इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये मुझे बताइए कि ये कब हुआ था साथियों। तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और ये बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में हुआ था। और क्यों हुआ था? नील की खेती के विरोध में। किसकी? नील की खेती के विरोध में हुआ था। पहले बता चुका हूँ साथियों इसके बारे में डिटेल से। यानी कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में नील की खेती के लिए हुआ था। अब इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था साथियों? ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से हुआ था स्टार्ट। मुंबई से साथियों। कब हुआ था? ये मुंबई से हुआ था साथियों। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942 में। बहुत महत्वपूर्ण डेट है साथियों, कई बार एग्जाम में केवल डेट ही पूछी गई है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसमें जो असहयोग आंदोलन था ये कब हुआ था? 1 अगस्त, इसकी डेट क्या थी? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। अब साथियों कुछ बात करते हैं हम। अब मुझे ये बताइए कि जो आपका असहयोग आंदोलन था वो उसकी डिटेल की बात करते हैं। कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप। जैसे कि साथियों आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक, क्या 1918 तक क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, आपको पता होगा। यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। अब क्या था? इस विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो अंग्रेज़ों ने भारत में गांधी जी से मांग की कि आप भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए हमको दीजिए, यानी कि सहायता मांगी अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए और इसके बदले में हमको अंग्रेज़ क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे। इसलिए गांधी जी ने भारतीयों से क्या कहा कि सभी जो भारतीय हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो जाइए, उसके बदले में हमको आज़ादी मिल जाएगी। अब इसलिए जो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के रूप में गांधी जी को क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है। इसी कारण क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। कौन, किसको कहा जाता है? गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट। अब क्या होता है साथियों? भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया जाता है, यानी कि शामिल हो जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ में। लेकिन अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों को आज़ाद नहीं किया। तो भारतीय गुस्से में आ गए, गांधी जी गुस्सा में आ गए। तो गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। अब क्या होता है साथियों? आंदोलन चला दिया जाता है और इस आंदोलन में ही क्या होता है? इस आंदोलन के दौरान यानी कि भारतीय मांग करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेज़ों को बाहर भगाओ। उसी में इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? चोरा चोरी कांड होता है। क्या होता है? चोरा चोरी कांड होता है। चोरा चोरी कांड क्या था साथियों? ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ये डेट डायरेक्ट पूछी गई है साथियों कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ये कहाँ हुआ था? इसको हमेशा याद रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था साथियों संयुक्त प्रांत, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस उसका नाम था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है उस जगह का? गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी कांड। ये क्या था साथियों? यानी कि जो भारतीय थे वो भड़क गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का वादा दिया था, लेकिन वो अपने वादे पर नहीं उतर पाए। तो क्या तो होता है? गांधी जी ने चोरा चोरी आंदोलन करवाया 4 फरवरी 1922 को यूपी के संयुक्त प्रांत में, वर्तमान में गोरखपुर में है साथियों। इसमें क्या होता है? जो भारतीय है वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। उस पुलिस स्टेशन में क्या होता है? 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिए जाते हैं। और उस समय जो पुलिस चौकी थी उसके प्रभारी थे साथियों गुप्तेश्वर सिंह,
आई बात समझ में नहीं आई। 22 पुलिस वाले को जिंदा जलाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, गांधी जी का हृदय परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने चोरा चोरी कांड को के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसमें कई सारे पुलिस वाले जला दिए गए थे। अब क्या होता है, उसी के बाद गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा कर दी जाती है, और जिसने सज़ा दी थी वो कौन था, ब्रूमफील्ड नाम का एक अंग्रेज़ था। उन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी। आई बात समझ में नहीं आई साथियों, ये डिटेल से जानकारी हुई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कि प्रश्न कह रहा है 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई सारी जानकारी आपको बताऊंगा। यानी कि वर्ष 1927 के जो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था भारतीयों के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकल्प डी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अब बात करते हैं साथियों साइमन कमीशन की, डिटेल से देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। जो साइमन कमीशन था साथियों, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था कब, हमेशा याद रखेंगे 8 नवंबर 1927 को इसका गठन कर दिया जाता है। और ये भारत में कहाँ आया था और कब आया था साथियों, भारत में ये 3 फरवरी 1928 में भारत में आता है। और कहाँ पर आता है साथियों, मुंबई में आता है। साइमन कमीशन सबसे पहले कहाँ आया था, मुंबई में 3 फरवरी 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, हमेशा याद रखेंगे जॉन साइमन। कौन थे, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और पूछता है इसमें कितने सदस्य थे साथियों, इसमें थे 7 सदस्य। कितने, 7 सदस्य थे। और सभी कौन थे साथियों, अंग्रेज थे। सभी कौन थे इसमें, अंग्रेज थे। और अंग्रेज होने के बाद यानी कि सभी गोरे थे, इसलिए इस कमीशन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण है, कि वाइट मैन कमीशन। क्या, वाइट मैन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब पहली बार एक बात ये क्यों आया था साथियों, देखते हैं इसके आने का उद्देश्य क्या था। यानी कि इन्होंने, अंग्रेजों ने कहा था कि हम भारत में एक संघ स्थापित करेंगे। भारत में क्या करेंगे, एक संघ स्थापित करेंगे। उसमें क्या होगा, कुछ ब्रिटिश प्रांत रहेंगे और कुछ देसी रियासत रहेंगी साथियों। और इसका एक उद्देश्य ये था साथियों कि एक लचीला संविधान का निर्माण किया जाएगा, एक लचीले संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इसका एक कारण ये भी था, इसलिए आया था साथियों, क्योंकि 1919 का जो मॉन्टेग्यू अधिनियम था उसमें कुछ कमियां थी और उसकी जांच करने के लिए आया था। यानी कि ये क्यों आया था साथियों, पहली बात, क्योंकि भारत में एक संघ स्थापित करने के लिए, यानी कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत मिलाकर के एक संघ स्थापित करना चाहता था, एक लचीले संविधान का निर्माण करना चाहता था, और 1919 के मॉन्टेग्यू अधिनियम की जाँच करना चाहता था साथियों। अब क्या होता है, ये सभी बातें क्या थीं, ये साइमन कमीशन के अंदर थीं। और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी साथियों, जब ये बताइए संविधान, भारत का संविधान निर्माण करना है और उसमें भारत का कोई सदस्य नहीं है, सभी अंग्रेज हैं, तो कैसे भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब है उनमें कुछ ना कुछ, मतलब भारतीयों के पक्ष में, यानी कि उनका भला नहीं होगा, ऐसा कमीशन था साथियों। और इसमें एक कमी क्या थी, इसमें एक कमी ये थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इसमें विरोध क्यों किया था भारतीयों ने। इसका विरोध का केवल ये कारण था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी कौन थे, अंग्रेज थे। अब क्या होता है, इस कमीशन का विरोध करता है एक व्यक्ति, कौन विरोध करता है, लाला लाजपत राय ने क्या किया, इस कमीशन का विरोध किया। किसने, लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं। अब विरोध क्या करते हैं, विरोध कब करते हैं साथियों, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, लाहौर में विरोध करते हैं। और इन्होंने इसी समय एक नारा दिया था, अति महत्वपूर्ण है, कि साइमन वापस जाओ, यानी कि साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का पूछता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, साइमन गो बैक ये किसने दिया था साथियों, ये दिया था लाला लाजपत राय ने। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत इसका विरोध करते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब क्या होता है, जब ये इसका विरोध कर रहे थे तो इस नारे के विरोध में एक ब्रिटिश अधिकारी था साथी, स्कॉट। कौन था, स्कॉट नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था। उस समय कौन था, ये एक पुलिस अधिकारी था साथियों, एसपी था। और इसके आदेश पर, स्कॉट के आदेश पर लाला लाजपत में क्या है, लाठियाँ मारी गई थीं। और उन्हीं लाठियों का परिणाम क्या हुआ,
17 नवंबर 1928 को लाठियों के प्रहार से क्या होता है, लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है साथियों। अब क्या, जब लाला लाजपत में जब वो लाठियाँ पड़ रही थी साथियों, तो मरते समय लाला लाजपत ने एक कथन कहा था। वो कथन बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में डायरेक्ट उस कथन से सवाल बनाया गया था साथियों। उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर उभरेगा, उन्होंने ये कथन कहा था। अब क्या होता है साथियों, साइमन विरोध के प्रकरण में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। उस मौत का बदला किसने लिया था साथियों, यानी कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने क्या किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी। अब साथियों, जो लाला लाजपत राय था, लाठियाँ किसके आदेश पर मारी गई थी, स्कॉट के आदेश पर मारी गई थी। लेकिन क्या होता है, जो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होते हैं, वो उनको ये था कि ये सैंडर्स ने करवाया है। वो जाते हैं और उनको केवल उस समय सैंडर्स ही दिखता है, ये सैंडर्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं साथियों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अति महत्वपूर्ण है प्रश्न साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो साथियों, ये चला था कब तक, कब से कब तक, यानी कि 1930 से लेकर के 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था भारत में। अब ये क्यों चलाया गया था साथियों, ये नमक कानून के लिए चलाया, किसके लिए, नमक कानून के लिए चलाया गया था, नमक कानून के लिए। और साथियों, इसका एक उद्देश्य और था, इसका एक उद्देश्य था साथियों अंग्रेजी बहिष्कार के लिए, यानी कि अंग्रेज़ों का बहिष्कार करो, अंग्रेजी बहिष्कार के लिए, यानी कि अंग्रेज़ों का बहिष्कार करो, बाइकआउट करो साथियों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, पहले आप बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, विकल्प आपका बी हो जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र के पवनार से साथियों क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है साथियों। और यहाँ से एक दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 1900 साथियों क्या है, महाराष्ट्र है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था साथियों, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। ये पहले सत्याग्रही थे। कौन थे साथियों, विनोबा भावे कौन थे, पहले सत्याग्रही। पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे थे। अगली बात क्या होती है, और साथियों जो विनोबा भावे थे ना, ये गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य थे। यानी कि गांधी जी के कौन थे, ये गांधी जी के आध्यात्मिक, यानी कि आध्यात्मिक शिष्य थे। यानी कि गांधी जी से इन्होंने अध्यात्म की सीख ली थी साथियों। और इन विनोबा भावे को ही वर्ष 1958 में मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था साथियों। और वर्ष 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न भी दिया गया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले बताइए। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, अवध बैंक, बनारस स्टेट बैंक, पंजाब और सिंध बैंक साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। यानी कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था, अवध बैंक था। अब बात करता हूँ साथियों पंजाब नेशनल बैंक की। तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी साथियों, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना करवाई थी मुंबई में साथियों। कहाँ, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना करवाई थी 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या साथियों अगली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति कुछ कारकों से उत्पन्न होती है। बताइए क्या है इसका सही उत्तर। इसमें कुछ विकल्प दिए हैं। पहला है वे कारक जिससे मांग में बढ़त आती है। बी है वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है। तीसरा सी है अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ता है साथियों।
अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो साथियों मुद्रास्फीति की बात करते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है साथियों महंगाई। क्या? महंगाई। महंगाई होती है मुद्रास्फीति का मतलब, यानी कि चीज़ों की कीमत में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अब महंगाई कब होती है साथियों? महंगाई तब होती है जब डिमांड बढ़ जाए, यानी कि वस्तुओं की क्या डिमांड तो बढ़ जाए, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और जो सप्लाई है साथियों वो घट जाती है, यानी कि सप्लाई घट जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तब क्या होता है साथियों? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई होती है। अब पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति कौन से कारण से उत्पन्न होती है। अब पहला है कि वे कारक जिससे मांग में बढ़त आती है, बिल्कुल सही बात है साथियों, इसमें डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा कह रहा है कि वे कारक जिससे आपूर्ति में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है, आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाती, चीज़ें सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तीसरी बात है कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक दृढ़ताएँ भी इससे आती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें तीनों सही हैं, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 1, 2 और 3 इसमें सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे आप। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करते हैं तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है? नागालैंड में है साथियों। ये साथियों उस समय का प्रश्न है जब इसको पूछा गया था, उस समय भारत में ईसाइयों की आबादी में कहाँ पर सबसे ज़्यादा थी? नागालैंड में थी। लेकिन भारत में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, वर्तमान में ईसाइयों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? ये साथियों केरल में है। ये उस समय का प्रश्न है जब इसको पूछा गया था, उस समय नागालैंड में थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? सबसे अधिक ईसाई कहाँ हैं? केरल में है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है साथियों, सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात चल रही है, यहाँ पर सभी प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है, आपको याद रखना है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था कि नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। ये कथन किसने कहा था साथियों? ये वाक्य किसने कहा था कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा? इसका सही उत्तर मुझे बताइए साथियों। इसमें पहला विकल्प है एडमंड मेलोन, दूसरा है कैथरीन वेल्से और तीसरा है साथियों विलियम डेफो और चौथा है विलियम शेक्सपियर। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि ये बात कही थी किसने? विलियम शेक्सपियर ने कही थी। और साथियों इनकी एक बुक है साथियों, कई बुकें हैं इनकी। एक है साथियों कौन सी बुक है इनकी? यानी कि रोमियो जूलियट। क्या इनकी एक बुक है रोमियो जूलियट? एक है साथियों मैकबेथ, एक है साथियों ओथेलो, एक है किंग लियर और एक है साथियों जूलियस सीजर। ये सभी किसकी बुकें हैं? विलियम शेक्सपियर की हैं। साथियों यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है बताइए? तो ये कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साथियों इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ और बेहतरीन विश्लेषण के साथ में। साथियों अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्दी ही आने वाली है। जीएस को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ते चलिए। मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से सब कुछ करा रहा हूँ, जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ साथियों अति महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। चलो बात करते हैं, एक अगली वीडियो में बात करेंगे साथियों। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।